शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। डीयू तलबा यूनियन इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो गया। डीयू तलबा यूनियन के इंतखाब में एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। एबीवीपी ने 3 बड़े ओहदों पर कब्जा जमाया, जबकि एनएसयूआई के खाते में सिर्फ एक यानी सेक्रेटरी का ओहदा ही आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सदर, नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी ओहदों पर जीत हासिल की। इस बार का मुकाबला गुज़िश्ता तलबा यूनियन के मुकाबले जैसा ही रहा। गुज़िश्ता साल यानी 2018 में भी एबीवीपी को 3 सीटें हासिल हुई थीं। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जैसे 1 कोर्स 1 फीस, बेटर कनेक्टिविटी, हॉस्टल फैसिलिटीज और जो हमारी यूनिवर्सिटी को अभी 1000 करोड़ रुपीस ग्रांट हुआ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराना, स्टूडेंट्स के बीच में हर कॉलेज में डेवलपमेंट हो सके, विमेन हरासमेंट के खिलाफ नॉर्थ कैंपस में एडिशनल सिक्योरिटीज, काफी बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां रही है उसको हम इस बार निखार कर आएंगे। स्टूडेंट्स के बीच में जाकर हमने कोशिश की है, 20,000 वोट मुझे मिले तो मैंने 20,000 स्टूडेंट्स को टच किया है, उनको वादे बताया। कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां रहेंगी अगली बार 4-0 से हम जीत। दिल्ली में ऑड एंड इवन फार्मूले का एक बार फिर से निफाज होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नवंबर माह में इस फार्मूले को लागू कर दिया जाएगा। ऑड एंड इवन का ये फार्मूला 4 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेगा। 4, 6, 8, 10, 12 और 14 को इवन नंबर वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी, जबकि 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियों को चलाने की इजाजत होगी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली वालों को मास्क भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने दिल्ली वालों से अपील की कि वो दिवाली में पटाखे न जलाएं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फिजाई आलूदगी में 25% कमी का भी दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलूदगी कम करने के लिए की जा रही रियासती हुकूमत की कोशिशों का भी दिफा किया। में पोल्यूशन 25% कम हो गया है। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित रहा करते थे अपने हवा को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके। और मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहाँ पोल्यूशन घटना चालू हुआ है। पोल्यूशन अभी 25% कम हुआ है, लेकिन हमें इसमें संतुष्टि नहीं लेनी। अभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अभी इसको और बहुत कम करना है। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि दिवाली के वक्त पटाखे बजाना अब दिल्ली में बैन हो गया है। तो दिल्ली के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि वो पटाखे ना बजाएं और सारी दिल्ली के लोग मिलके एक साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। तो छोटी दिवाली वाले दिन दिल्ली सरकार बहुत बड़ा लेजर शो ऑर्गेनाइज करेगी और हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें। सबके लिए वो फ्री एंट्री होगी। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और सब लोग मिलके दिल्ली के लोग एक साथ दिवाली मनाएंगे, एक साथ लेजर शो देखेंगे। ऑड इवन में ट्रैफिक कम होता है, प्रदूषण कम है। It's more of a makeup. It's not a plastic surgery, it's a makeup, in my opinion. कि ये पोल्यूशन हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज वेल सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं उसका ऑड इवन करने का। वैसे पहले भी बहुत होते रहे हैं और इसका कोई असर नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि कोई असर पड़ेगा पॉल्यूशन पे या फिर दिल्ली की सड़कों पे? नहीं, आई डोंट थिंक। और बहुत से काम हैं वो करने जरूरी है, वो ज्यादा कारगर है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ट्रैफिक कम हो जाएगा जी। पॉल्यूशन पे भी असर? हाँ, पॉल्यूशन पे असर पड़ेगा जी। तो आपको क्या लगता है फैसला? मेरे को बहुत अच्छा लगा जी ऑड इवन का डिसीजन। तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ऊपर चेक करना ज़रूरी है एंड लेट अस सी इसका आउटकम क्या होने वाला है, बट करंटली तो पॉजिटिव ही लग रहा है। हाँ जी, होना चाहिए। पोल्यूशन भी कंट्रोल में आएगा और ट्रैफिक भी आई थिंक होना चाहिए। दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन लागू किया जाएगा, यानी कि दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन की वापसी होगी। 4 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 25% प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। ऐसे में हमें और भी उपाय करने होंगे।
इसीलिए ऑड इवन लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सूखी पत्तियां और लकड़ियां जो जलाने वाले लोग हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, मार्शल तैनात किए जाएंगे। यहाँ तक कि दिवाली पर भी पटाखे जलाने पर उन्होंने मनाही की और कहा है कि लेजर शो किया जाएगा ताकि मिलकर हम लोग एक साथ दिवाली मना सके और पर्यावरण संरक्षण को भी आगे बढ़ा सके। अब लोगों से हम जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है सरकार के इस फैसले को देखते हुए, लोग क्या कहते हैं। हम युवा पीढ़ी से जानेंगे कि इस फैसले पर क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड इवन फिर से लागू होगा, अगर लागू होता है क्या सोचते हैं? इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा और बाकी इससे ये होगा कि गाड़ियां कम चलेंगी और ट्रैफिक भी कम जाम होगा। पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक और लोगों के लिए भी अच्छा है। तो इनका कहना है कि अच्छा है, ट्रैफिक कम होगा और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा, ये चीज बताइए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले भी ऑड इवन लागू किया था, अब फिर कर रहे हैं, तो पोल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवन ही एक कारगर उपाय है या इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए? इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं पोल्यूशन कम करने के, जैसे हम दिवाली पे जैसे कि कम क्रैकर्स को यूज़ करें या बैन कर दिए जाए क्रैकर्स। तो और भी कई तरीके हैं, लोग पोल्यूशन ना करें, लोग कूड़ा जला देते हैं, वो सब ना करें, तो ऐसे भी। आप बताएं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जो पटाखे हैं उनको ना जलाएं और लेजर शो करेंगे। मैम ये तो मैम सबसे बढ़िया वाली बात है कि लेज़र शो, इससे मैम क्या होगा, जैसे दिवाली हम अपने फैमिली के साथ मनाते थे, जैसे हमारा पूरा देश हर त्यौहार के लिए इकट्ठा होकर वो फेस्टिवल मनाता है, तो दिवाली में भी पूरा देश एक जगह इकट्ठा होकर फेस्टिवल मनाएगा। जी मैम, देखिए परेशानियां तो हर चीज़ में होती ही हैं और ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को तो कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन पर्यावरण के लिए मैम हमें ये करना पड़ेगा और इससे कि हमारे देश के लिए ही फ़ायदा है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ही फ़ायदा है। और तो यहाँ पर जिस तरीके से इतने सारे युवा थे, उन्होंने भी अपनी बात बताई कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा कर रही है और ऑड इवन लागू होने से सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पे जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम होगी। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलाक़-ए-सलासा कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके तलाक़-ए-सलासा कानून को चैलेंज किया। इससे पहले भी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर समाअत के लिए तैयार है। अयोध्या तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 30वें रोज भी समाअत हुई। ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने दलीलें पेश की। ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने इस मौके पर कहा कि जब 1885 में निर्मोही अखाड़े ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि मुतनाज़ ज़मीन के मगरिबी हिस्से पर एक मस्जिद बनी हुई थी। ये हिस्सा अब मुतनाज़ ज़मीन के अंदरूनी सहन के नाम से जाना जाता है। वहीं ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने यह भी कहा कि निर्मोही अखाड़े ने 1942 में भी अपने मुकदमे की समाअत में इस मस्जिद का जिक्र किया है, जिसमें उसने 3 गुंबद की बनावट को बतौर मस्जिद कबूल भी किया है। ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने PWD की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि 1934 के फ़िरक़ेवाराना फ़साद में मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था और PWD ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। हुजूमी तशद्दुद के जरिए तबरेज़ अंसारी के कत्ल के मामले में आज दिल्ली में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दिल्ली में झारखंड भवन के सामने जुमे की नमाज के बाद 3:30 बजे ये मुजाहरा किया गया। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम ने मुलजिमीन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई न करने की मुखालफत की। दफा 302 की जगह 304 लगाए जाने के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वहीं इस ताल्लुक से झारखंड के रांची में भी आज एहतजाज किया गया। कि चार्जशीट में साफ साफ कहा गया कि भीड़ में आवाज लगाई कि इसकी जब तक पिटाई करो जब तक कि ये मर ना जाए। उसके बाद भी केस को कहा गया कि ये केस जो है 302 से 304 में कन्वर्ट किया गया, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट पर धारा लगती है कि हम जा रहे हैं, कोई आदमी अचानक हमारे सामने आ गया, वो मर गया। फेयर इन्वेस्टिगेशन करी है और जो भी लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए। इसमें ही नहीं, हर केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर केस को कमजोर किया जाता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करी जाती है। तबरेज़ की जो हत्या हुई है, सबने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और जिस तरह से आप आंखों देखे को नकार रहे हैं, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो होगा
आपका देखा मायने नहीं रखता। जब तक तबरेज को और जितने भी भीड़ द्वारा लोग मारे गए उनको न्याय ना मिले तब तक, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी जो चल रही है, पहले एक आदमी कत्ल करके गुनाहों से अपनी सरजमी को और अपने आप को बचाता हुआ घूमता था, मगर आज के टाइम में लोगों का, कातिलों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जिनको तुम हार माला फूल से नवाजोगे, इलेक्शनों में खड़ा करोगे तो लोग कत्ल करने से डरेंगे थोड़ी। और सबसे पहले बात कश्ती हादसे की। भोपाल कश्ती हादसे में 11 हलाकतों की अभी तक तस्दीक हो चुकी है। 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, 7 की हालत मुस्तहकम बताई गई है। उधर सीएम कमलनाथ ने जांच का हुक्म दे दिया है। इस बीच रियासती हुकूमत ने महलवकीन के लवाहिकीन को 11-11 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कश्ती में 19 लोग सवार थे। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और जहां 11 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पर हम इंक्वायरी हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करिए, इसकी पूरी इंक्वायरी हुई, किस प्रकार हुए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करी जाएगी। हमने तय किया है कि हम 11 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। बीजेपी कोई भी मांग करे, ये हमें उससे कोई मतलब नहीं। इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिए गए। और साबिक वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने कश्ती हादसे पर मुआवजे की रकम पर सवाल उठाते हुए मौजूदा हुकूमत पर निशाना साधा है। दुर्घटना हो जाए दिए जाते थे, लेकिन ये दुर्घटना साधारण दुर्घटना नहीं। इसके कारण केवल बच्चे नहीं है, प्रशासन है, सरकार है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्यूटी थी कि गणेश विसर्जन के लिए जब जाएंगे, भीड़ होगी, नाव में लोग चढ़ेंगे, और रोका क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी थी? और इसलिए ये आपराधिक लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। इसलिए 25 लाख रुपए कम से कम दिए जाने चाहिए, शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए। और वहीं न्यूज़ 18 के पास कश्ती हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। हम आपको दिखाते हैं कि यह हादसा कैसे पल भर में पेश आया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों से देख सकते हैं कि कैसे देखते ही देखते मौत की आगोश में 11 जिंदगियां समा गईं। पल भर में ही खुशियां मातम में तब्दील हो गई। काफ़ी प्रबंध हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने सब आदेश दिए थे कि जनरली इस तरह की चीजें घटती है, लेकिन 11 लोग दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, राहत राशि की भी आप लोगों की तरफ कलेक्टर साहब ने बताया कि 4-4 लाख की राहत देने के आदेश कर दिए हैं और बाकी भी जो उनकी व्यवस्था होगी नगर निगम सब व्यवस्था करेगी और जांच। सवाल इस बात का है कि दुर्घटना तो हुई है और बेहद बहुत गंभीर है, दुखद है। हम उनके जितने हमारे भाई बहन साथी लोगों की मौत हुई है, सब दर्दनाक घटना है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी से हम और चर्चा करके अभी जो आर्थिक सहायता घोषित की है उसके अतिरिक्त भी बात करेंगे क्या क्या और हम सुनाएं, क्योंकि अभी तत्काल घटना घटी, हम लोगों ने अभी डेड बॉडी उन लोगों के परिवार की रवाना करवाई है। हम दोबारा मुख्यमंत्री जी से और क्या मदद हो सकती है मृतक परिवार को हम उनसे निवेदन करेंगे, लेकिन मौत होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये हम सब के लिए बहुत दुखद घटना है। अभी ऐसा कह पाना ठीक नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है और बहुत बड़ा एक हादसा है, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में बिल्कुल गंभीरता से देखा जाएगा और अगर वाकई में इस तरह की गलती हुई है तो जो भी लोग इसमें दोषी हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, हर बार इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन नाव को फिटनेस क्यों चेक नहीं किया जाता है? क्यों बिना फिटनेस की नाव को तालाब में उतार दिया जाता है? नहीं, देखिए इसमें एक बड़ी बात बहुत सोचने वाली है कि अवेयरनेस हमारी खुद की भी होना चाहिए और थोड़ा सा इस तरफ भी जो गलती हुई उधर भी ध्यान दिया जाएगा कि गलती आफ्टर ऑल ऐसे हुई कैसे। वो जो यहाँ मजमा, क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी रहती है, वो नगर निगम का एक अमला लगा होगा, लेकिन वो जो अमला लगा था उसने क्या करा और क्या कमी रही। कोई दुर्घटना हो जाए दिए जाते थे, लेकिन ये दुर्घटना साधारण दुर्घटना नहीं। इसके कारण केवल बच्चे नहीं है, प्रशासन है, सरकार है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्यूटी थी कि गणेश विसर्जन के लिए जब जाएंगे, भीड़ होगी, नाव में लोग चढ़ेंगे, और रोका क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी थी? और इसलिए ये आपराधिक लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। इसलिए 25 लाख रुपए कम से कम दिए जाने चाहिए, शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए।
किसी स्तर के ऊपर कहीं उल्लंघन हुआ है। 2 नाव को जोड़कर इसको ले जाया गया है। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं और जांच में आने के बाद हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कि नगर निगम स्तर के ऊपर भी कोई लापरवाही हुई होगी तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और नगर निगम आयुक्त से मेरी लगातार चर्चा चल रही है। न्यूज 18 के माध्यम से भी मैं पल पल की जानकारी ले रहा हूं और भोपाल पहुंचने के बाद हम एक आध दिन कल ही इसकी बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाने के बाद जो कमी है हमने शीतल दास की बगिया और छोटे तालाब का जो काली घाट है उसको भी चुस्त दुरुस्त करने के हमने निर्देश दिए। चूंकि एक घटना खटलापुरा घाट की हुई है, भविष्य के अंदर इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी हर संभव हमको उचित कदम उठाना पड़ेंगे, जो सख्त से सख्त निर्णय लेना पड़ेंगे वो हम लेंगे। और इस कश्ती हादसे के चश्मदीद कमल कुमार राणा ने कहा कि हादसे के वक्त कश्ती में वो भी सवार था। कमल का कहना है कि जब ये हादसा हुआ वो कश्ती में सवार था, जैसे ही कश्ती पलटी वो जल्दी से दूसरी जानिब दूसरी कश्ती में कूद गया और उस तरह उसने अपनी जान बचाई। न्यूज 18 से बातचीत में कमल राणा ने कहा कि कश्ती डूबने के आधे घंटे के बाद मदद के लिए इंतजामिया वहां पहुंच पाई। खटलापुरा घाट में आखिरकार हादसा कैसे हुआ, उस दौरान कितने लोग उस नाव में सवार थे? हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी जो कि उस नाव में सवार थे, आपके भाई भी उस नाव में सवार थे, कैसे पूरा हादसा हुआ? सर बता था दोबारा फिर बताऊँ चीज़ों को। सर हम लोग मूर्ति लेके यहाँ से गए, हमने वो मूर्ति खटलापुरा खड़ी करी। उसके बाद हमने जो उससे किरण वाले से बात करी, पहले किरण वाला पैसे मारा, किरण वाला पैसे नहीं दिए, फिर नाव वाले ने पैसे मांगे हमसे 1000 रुपये कि भैया आपकी मूर्ति से आने के 1000 रुपये लेंगे। तो हमने 600 से बात की, हमारी 600 बात उसने हम लोग उन्होंने आप लड़के लोग बैठा दो, हम लड़के बैठे कम से कम कुछ नहीं तो उस टाइम 12-15 लड़के हम लोग बैठे होंगे, तक अकाउंट निकाला उस टाइम हम लोगों ने लड़के बैठे हम लोग। फिर उसके बाद उन्होंने मूर्ति उठाई क्रेन से उठा उन्होंने मूर्ति रखी जैसी, तो हल्की जैसे फर्स्ट टाइम रखी ना तो मूर्ति की थोड़ी आगे रखी तो मूर्ति को नीचे पूरी से जा रही थी, नाव झुक रही थी उतर, तो उन्होंने उठवाई मूर्ति भैया मतलब थोड़ा वेट कम हो रहा है आप लोग का, 2-3 लड़के और मतलब और लड़के और बुला लो थोड़ा लेवल हो जाएगा। उन्होंने ठीक है, हम लोग फिर 17 लड़के फिर हम लोग होगा। उसके बाद वो बोलते रहे कि ऐसा करो और लड़के बुलाओ, जितने लड़के हो तो उतने लड़के बुला लो। कौन बोल रहा था? कोई नाव वाले। उससे हमने पूछा भी कि सर भैया कुछ होगा तो नहीं ना, मतलब भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब हम लोग हैं। वहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह थे जो नाव वालों को समझा रहे हो? सर कोई नहीं, सिर्फ वो पैसे लेते काम करते हैं, पर उन्होंने हमसे कुछ 1000 रुपये मांगे थे, वो नाव वाले ने कि भैया 1000 रुपये लेंगे, हम 600 में उनसे बात हुई आओगी भैया 600 मूर्ति छोड़ा देंगे। उन्होंने ठीक है, वो पुलिस वाले सब थे तो ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे लोग, कुछ नहीं देख रहे थे कि यहाँ कितने घुस रहे कितने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने फिर मूर्ति रखी, फिर उन्होंने सेकंड उठा के फिर मूर्ति सेंटर में रखी, सेंटर में लगा थोड़ा लेवल ऐसा हुआ बराबर। हम लोग लड़के पीछे बैठे, उन्होंने खुद ने बोला भैया सर जो लास्ट का नाव कौन रहता है कोने में बैठ जाओ, 2-3 लड़के आके कोने में बैठे ना लास्ट के। वो फिर मूर्ति हल्की से आगे ले गए वो लोग, आगे जैसे उन्होंने मूर्ति पैसे धक्का मारा पलटाने के लिए, मूर्ति पलटाई तो वो अनबैलेंस होने के बाद कोने वाली नाव में पानी घुस गया, हल्का सा पानी आना धीरे पानी बढ़ता गया उसमें। 2 नाव जोन रहती है उन लोग की नाव, वैसे उसमें पटला रखते हैं बीच में लोग, तो नाव में रखा तो एक में नाव पानी भरा, जिसमें पानी भरने लगा तो उन नाव वाले ने खुद ने बैठा वैसे नाव में पानी भरा तो इस वाली नाव में आ जाओ, फिर हम कूद के इस वाली नाव में आए, इसमें आया तो फिर इसमें पानी भर गया तो नाव वहीं पर। नाव में जब मूर्ति को रखा गया था उसी दौरान पानी भरने लगा? नहीं उस दौरान नहीं, जब मूर्ति पलटा धक्का दिया ना मूर्ति को तब पानी भरा उसमें। हाँ जब मूर्ति ने पलटाई तो अनबैलेंस पूरी मूर्ति से हिली, वो वजन नहीं मिला तो मूर्ति पीछे से घुस गया कोना। कितने लोग बचे उस दौरान? हम लोग 6 लोग बच गए। कैसे? हम लोग सर वही हाथ पे हमारे थे ऊपर पर इतने बगल से नाव आई छोटी हुई चप्पल वो नाव है, उस नाव ने हमको मतलब खींचा और हमने उसको हैंडल पकड़ ली नाव के, नाव में लटक गए थे हम लोग उसमें, पूरे लटक के हम उसमें बचे। जो नाविक है 2 नाविक है उन पर FIR दर्ज कर ली गई है, प्रशासन ने कार्रवाई की बात देख सका जानता हूँ, जानता हूँ मैं, आप दिखवा दोगे तो बता दूँ कौन थे। उनको गिरफ्तार भी किया गया? हाँ देखूंगा ना, उनको बता दूंगा मैं कौन थे, सब देखा उनको मैंने, सकल जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ उनको। लेकिन वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होती, क्योंकि आप लोग हर साल जाते हैं, क्या पहले ऐसी व्यवस्था थी या फिर हर साल ऐसी होती सेम? अभी मतलब इस बार भी पिछला हम लोग पहले भी बैठते थे ना, पहले से पहले कोई लाइफ जैकेट मिलता था हमको, ना कोई सेफ्टी मिलती, ना कोई प्रशासन बोलता था कि मतलब इतने मत बैठो। उसे नाव वाले बोलते हैं भैया इतने आ जाओ कि मतलब उनके हिसाब से कि मतलब मूर्ति फेंकने के लिए और मूर्ति अनबैलेंस ना होगी। वहाँ पे रेट तय था क्या इतना पैसे में नाव में? हाँ तो 1000 रुपये से मांगे ना, हमसे 1000 रुपये ने बोला, हमने 600 में से बात हो गई, बोले 600 में ठीक है 600 कर देना, तो 600 बात हो गई उनसे हमारी, वो रेट पैसे लेते हैं लोग उसके नाव की डिग्री। लापरवाही कहाँ पे हुई है सर? लापरवाही क्या बोले सर, प्रशासन की लापरवाही पूरी। अगर इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा होता, अगर वहाँ पर वो देते लाइफ जैकेट देते, गोताखोर होते, 2-4 नाव होती, मतलब सर बगल में वो ट्रेनिंग कैंप है उन लोग का, जो ट्रेनिंग करते हैं स्विमिंग वाले, वहाँ कुछ तो होता है बगल में, पूरे मुख्यालय बने, पूरा मंत्रालय सब कुछ वहीं A to Z है। आपके आंखों के सामने आपका भाई भी डूब गया? पूरे जितने भी थे भाई के साथ में, पूरे जितने भी हमारे आंखों सामने डूब रहे थे लोग। अब हमको खुद तैरना नहीं आता, तैरना तो हम बचा लेते। नाव नहीं होती तो
आप लोग भी डूब जाते हैं? नाव नहीं होती, दूसरी नाव नहीं आते, हम भी डूब जाते थे। कोई गोताखोर वहाँ पे थे? कोई नहीं था सर, वो सब आधे घंटे बाद आए, जब सब डूब चुके थे सब उसके बाद आधे घंटे। वो तो कुछ उस टाइम मतलब करंट में जो वहीं के थे नाव वाले थे तो वही कूद के देख रहे थे, कुछ थे नाव वाले कुछ देखने के, गोताखोर नहीं थे। हमने कोई देखा नहीं उस टाइम तो। अब और HDRF की एक बोट भी उस दौरान वहाँ पे बाद में वो आधे घंटे बाद आई थी, वो लाल बोट थी उन्हें खोला खाली थी, उसका आधे घंटे जब वो बोट आधे घंटे तक आप लोग आपस में संघर्ष करते? तो हम लोग रो रहे थे, हम क्या कर सकते, वो ढूंढने लगे थे हम लोग को। बाकी नाव वाले मदद कर रहे हैं? बाकी नाव क्या थी वहाँ पर, एक वो थी नाव जो जिसने हमने मूर्ति सराई, एक दो नाव और थी बगल में सिर्फ, बस वही लोग मूर्ति सराने वाले थे, वो बाकी ऐसे सेफ्टी वाला कोई था नहीं वहाँ पर। सेफ्टी वाला वो सेफ्टी वाला एक भी नहीं था वहाँ पर। आधे घंटे बाद आए? आधे घंटे बाद वो बोर्ड जो है ना, वो जो आती है कौन सी जाकर बोर्ड आती है जो अंदर घुस के आती, वो बोर्ड आधे घंटे जब पूरी बॉडी खत्म हो गई, जब बॉडी नहीं मिली तब आए थे वो लोग बॉडी ढूंढने के लिए। बिल्कुल करीब आधे घंटे तक आप देख सकते हैं किस तरीके का मंजर वहाँ पे रहा होगा। जो चश्मदीद गवाह है उसने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और कहाँ कहाँ पे लापरवाही प्रशासन ने बरती। कैमरामैन अफजल के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश में इन दिनों आसमानी आफत बरपा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें बारिश लोगों की जान पर बनाई। शाहजहांपुर में एक ऐसी तस्वीर भी है जिसमें एक शख्स खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखने के बाद वाकई आपको इस शख्स पर गुस्सा आएगा कि आखिर कोई अपनी जान के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करेगा। पहली नजर में आप इस शख्स को ज़हनी तौर पर माजूर मानेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जनाब का नाम बाबूलाल है। वो सैलाब को पार करके अपने गांव लौटना चाहता है। शख्स एक लकड़ी के सहारे तेज बहाव को पार करने की कोशिश करता है और वो फिर जो होता है वो आपके सामने है। देखते ही देखते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो तेज बहाव पानी में बह जाता है। एक बार फिर देखिए कि कैसे शख्स का बैलेंस बिगड़ा और वो तेज बहाव में बहने लगा। यहाँ अच्छी बात ये रही कि किस्मत ने इसका साथ दिया। कुछ दूर बहने के बाद मकामी लोगों ने बचा लिया, लेकिन हर कोई बाबूलाल की तरह खुशकिस्मत नहीं हो सकता। हमारी आपसे यही अपील है कि आप जानबूझकर ऐसी बेवकूफी ना करें। सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18 शाहजहांपुर। ग्वालियर में एक बेटी मनचलों से परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देने पर मजबूर हो गई है। जानकारी मिलने के बाद वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। सर मैंने परसों कराई थी, लेकिन परसों से अभी तक उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरी बेटी इतनी दहशत में है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही है। मुझे सिर्फ मदद की जरूरत है। तो सुना आपने, ये दर्द किसी एक माँ का नहीं, हर उस माँ का है जिसकी बेटियों पर कोई दरिंदा बुरी नजर रखता हो। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। ग्वालियर जिले की 8वीं जमात की तालिबा राहुल पासी नाम के मनचले से परेशान है। मुतासरा का कहना है कि मनचले ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे बगल में जो एक लड़का रहता है वो मेरे को बहुत परेशान करता है। उसका नाम राहुल पासी है और स्कूल नहीं जा पा रही हूँ मैं उसके चक्कर में। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ तो गंदे गंदे कमेंट करता है, परेशान करता है। और मैं परसों रात में तो जब वो घर में घुस के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी है। मामला जब मीडिया में आया तो सरकार भी जागी। मामले को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने ट्वीट कर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। खानदान और मुतासरा को सिक्योरिटी देने की भी बात कही है। वज़ीर-ए-आला के हुक्म के बाद पुलिस महकमा भी एक्शन में आया है और अब मुलजिम के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात होने लगी है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बाकी लोगों को मैं स्टर्न वार्निंग देना चाहता हूं, अगर किसी ने भी बच्चियों की जो सुरक्षा पे अगर हाथ डाला, बच्चियों की सुरक्षा को प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि मुलजिम कब शिकंजे में आता है, लेकिन जरूरत पुलिस के साथ समाज की भी है।
कि हम अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं कि बेटियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र ना हो और इसकी शुरुआत हर एक घर से करनी होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 भोपाल।